Assalamu alaikum everyone. I hope you all are well. So today we are going to start our lecture number 5 in order to continue the series of CS 610 that is computer networks. तो बेसिकली हमारे चैप्टर का जो मेन थीम है वो क्या है आपके पास बाइट स्टफिंग. ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेसिकली बाइट स्टफिंग क्या है, बिट स्टफिंग क्या है. फिर फर्दर हम इस चैप्टर में देखेंगे कि बाइट स्टफिंग अगर करते हैं तो कैसे करते हैं, बिट स्टफिंग करते हैं, फिर पैरिटी चेक्स, फिर सीआरसी की बात करेंगे, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की, और उसके अलावा हम चेकसम भी देखेंगे. ठीक है, तो चलें हम चैप्टर अपना जो है वो स्टार्ट करते हैं. बट बिफोर दिस, if you are new to the channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. So अच्छा, अब यहाँ पे बात हो रही है कि समटाइम्स क्या होता है. देखिए, अब हमने पिछले चैप्टर में कहा था कि समटाइम्स क्या होता है कि हमने जो डेटा को सेंड करना होता है, जो फ्रेम्स के ज़रिए हम पैकेट सेंड कर रहे होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि दो फ्लैग्स होते हैं, एक स्टार्ट ऑफ हेडर होता है और एक एंड ऑफ टेल होता है, राइट. तो हमने ना अपने फ्रेम के स्टार्ट और एंड पे ये SOH और EOT रिस्पेक्टिवली जो है वो ऐड किए होते हैं. तो समटाइम्स क्या होता है कि जब रिसीवर जो है, रिसीविंग कंप्यूटर जो है वो रिसीव करता है ना डेटा को, तो वो मिस इंटरप्रेट कर लेता है फ्रेमिंग डेटा को. यानी कि जो फ्रेम आ रहा है उसको समझ नहीं आता कि ये SOH और EOT तो मतलब एक प्रॉपर ट्रांसमिशन के लिए लगाए गए थे, तो ये आया ये डेटा का ओरिजिनल डेटा का पार्ट है या नहीं है, या मैं इसको डिस्कार्ड कर दूँ या इसको ओरिजिनल के साथ मैच करूँ, इसमें शामिल कर लूँ, दिस एंड दैट. तो ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जिनका सोल्यूशन आपके पास क्या है, बाइट स्टफिंग. ठीक है, अब बाइट स्टफिंग में हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपके पास फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें कुछ एक्स्ट्रा बिट्स ऐड कर देते हैं, एक्स्ट्रा डेटा ऐड कर देते हैं या एक्स्ट्रा बाइट्स ऐड कर देते हैं, और उसको हम कहते हैं कि हमने जो है ना स्टफ़ कर दिया है. ठीक है, अब अगर आपने एक्स्ट्रा कोई डेटा इंसर्ट किया है तो आप कहेंगी या कहेंगे कि डेटा स्टफिंग की है. ठीक है, इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल बाइट्स हमने ऐड किया तो हम कहेंगे कि बाइट स्टफिंग हुई है. इसी तरह बिट्स अगर ऐड किए हैं तो हम कहेंगे कि बिट स्टफिंग हुई है. ठीक है, अब इन सब में बेसिक डिफरेंस क्या है हम देखते हैं. देखिए, जब डेटा स्टफिंग की बात की जाए तो वो ओवरऑल जो है आपके पास वो दो तरह का है. ठीक है, एक आपके पास है बाइट स्टफिंग और एक है बिट स्टफिंग. ये तो बात हो गई. अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ये जो आपके पास बाइट स्टफिंग है ये क्या है. देखिए, वो कह रहा है कि बाइट स्टफिंग रेफर्स स्टफिंग विद कैरेक्टर ओरिएंटेड हार्डवेयर, राइट. देखिए, अब जब बाइट स्टफिंग की बात की जाएगी ना, तो आपने कहना है कि इसमें कोई कैरेक्टर्स को ऐड किया जाता है, मतलब हार्डवेयर डिपेंडेंट होता है और कोई कैरेक्टर्स उसमें ऐड करते हैं. लेकिन जब बिट स्टफिंग की बात की जाती है तो उसमें सिंपल आपने बिट्स ही जैसे 0 और 1 ये ऐड करने होते हैं. ठीक है, बाइट्स में हम कैरेक्टर्स को ऐड करते हैं और बिट्स में हम क्या करते हैं, हम बिट को ऐड करते हैं, यानी कि 0 या 1 को. अब फ़िलहाल हम क्योंकि बात करने जा रहे हैं बाइट स्टफिंग की, तो देखिए बाइट स्टफिंग में क्या होता है कि हर रिज़र्व्ड बाइट को दो अनरिज़र्व्ड बाइट्स में जो है वो ट्रांसलेट किया जाता है. अब कैसे किया जाता है, देखें फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये जो आपके पास लाइन है ना, ये MCQ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको एक बार अच्छे से जो है आपने कर लेना है कि दो अनरिज़र्व्ड बाइट्स में करते हैं. अच्छा, अब देखें इस फिगर में ना आपके पास हो रही है बाइट स्टफिंग. कैसे हो रही है, मैंने आपको बताया था कि ना बाइट स्टफिंग में हम क्या करते हैं कि करेक्टर्स जो हैं वो लाइक ऐड कर देते हैं. ठीक है, दो अनरिज़र्व्ड बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं. अब देखें SOH होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने डेटा सेंड करना है ना सेंडिंग कंप्यूटर से रिसीविंग की तरफ, तो समझ लें मैंने स्टार्ट ऑफ हेडर इंडिकेट करना है रिसीविंग कंप्यूटर को. तो स्टार्ट ऑफ हेडर को शो करने के लिए मैंने इस्केप और फिर अपनी मर्ज़ी से एक X करेक्टर ले लिया, X जो अल्फ़ाबेट्स का X है करेक्टर वो ले लिया, और फिर ये जो है वो रिसीविंग एंड पे जाके रिसीव हो जाएगा. ठीक है, इसी तरह ये जो EOT यानी कि एंड ऑफ टेल है उसके लिए इस्केप Y और इस्केप के लिए सिंपल इस्केप Z. तो इस बाइट स्टफिंग से क्या हुआ कि हमने सिंगल करेक्टर के लिए दो अनरिज़र्व्ड बाइट्स, अनरिज़र्व्ड कौन सी, जो लाइक आपके पास नेटवर्किंग में या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कोई रिज़र्व्ड वर्ड्स नहीं होते, जैसे फॉर, वाइल और इंट, फ्लोट, डबल, तो ये रिज़र्व्ड वर्ड्स होते हैं. ठीक है, तो इसके अलावा कोई आपने इस तरह लेना है. अच्छा, उसके बाद ये हो गया आपके पास बाइट स्टफिंग. देखें, अब बाइट स्टफिंग की इलस्ट्रेशन है ये. फॉर एग्जांपल आपने डेटा सेंड करना है तो यहाँ पे देखें कि इस्केप के लिए इस्केप Z है. यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि हम जो पर टेबल पढ़ के आए हैं कि इस्केप के लिए आपने बाइट स्टफिंग करके इसको इस्केप Z बना दिया. इसी तरह EOT आपके पास था तो इसके लिए आपने इस्केप Y. तो बेसिकली ये वही ऊपर वाली फिगर है जो हम देख कर आ रहे हैं, राइट. अच्छा जी, ये तो हो गया हमारे पास.
अब बात करते हैं कि ट्रांसमिशन एरर्स कब आते हैं। ट्रांसमिशन एरर्स तब आते हैं जब हमने डेटा सेंड किया होता है ना सेंडिंग कंप्यूटर से, तो रिसीविंग एंड पे जाते जाते या तो उसमें कोई एडिशनल बिट अगर आ जाए जो असल में हमने नहीं चाहिए होती कि वो आए, या फिर आपके पास क्या हो कि कोई बिट डिस्कार्ड हो जाए या फिर उसका ऑर्डर चेंज हो जाए, दिस एंड दैट। तो इस तरह की रीज़न्स की वजह से आपके पास ट्रांसमिशन एरर्स आते हैं। ठीक है, अब एरर्स तो आ गए, ठीक है, समझ लें कि डेटा सेंड हुआ सेंडिंग से रिसीविंग कंप्यूटर की तरफ और एरर आ गया। अब एरर का क्या करना है, आपने उसको डिटेक्ट करना है और देन आपने उसकी करेक्शन करनी है। ठीक हो गया। तो अब देखें इसकी ना ओवरऑल 2-3 इसके मेथड्स हैं। सबसे पहले है पैरिटी चेकिंग। पैरिटी चेकिंग में क्या होता है कि हमने पैरिटी चेक करनी होती है, हमने पैरिटी बिट ऐड करनी होती है। अब पैरिटी बिट जो है वो क्या होती है, वो कोई इवन पैरिटी भी हो सकती है और ऑड पैरिटी भी हो सकती है। ठीक है, तो असल में हम क्या देख रहे होते हैं कि हमने जो डेटा सेंड करना होता है ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये है फॉर एग्ज़ाम्पल इतना सा ये बाइनरी में जो आपको नज़र आ रहा है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इस डेटा को सेंड करना है तो मैंने इसमें असल में पैरिटी बिट में, पैरिटी चेक में मैंने क्या देखना है कि इसमें नंबर ऑफ़ वंस कितने हैं। अब देखें इसमें इस वक्त नंबर ऑफ़ वंस आपके पास कितने हैं, 1 2 3, 3 इसमें 1 है। अब ये यहाँ पे जो 2 टाइप्स आपको बताई हैं ना पैरिटी चेकिंग की, इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी, इसमें बेसिकली क्या होता है कि जब इवन पैरिटी होती है ना तो हमारा मकसद होता है, हमारी कोशिश होती है, हमारा एम होता है कि हमने अपना जो हम पूरा बाइनरी कोड सेंड कर रहे हैं, डेटा सेंड कर रहे हैं, उसमें हमने नंबर ऑफ़ वंस को किसी न किसी तरह इवन बनाना है। इवन क्या, विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 2, लाइक 2 4 6 8 दिस एंड दैट, राइट। तो इसी तरह अब देखें ऑड पैरिटी में हमारा मकसद, हमारा एम क्या होता है कि जो हम डेटा सेंड करने हैं ना बाइनरी कोड की फॉर्म में, उसको हमने क्या करना है, उसमें हमने नंबर ऑफ़ वंस को ऑड रखना है। अब पैरिटी बिट क्या होती है, पैरिटी बिट वही एक्स्ट्रा बिट होती है जो हम ट्रांसमिट कर रहे होते हैं अपने डेटा को, अपने रिज़ल्टिंग बिट को इवन या ऑड बनाने के लिए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, अगर तो समझ लें कि हम टाइप पढ़ रहे हैं इवन पैरिटी डेटा। ठीक है, इस वक्त समझ लें कि मैं आपको कह रही हूँ कि डेटा में जितने नंबर ऑफ़ वंस हैं उसको किसी तरह इवन बनाओ। तो अब देखें इसमें पहले से आपके पास 1 कितने थे, 1 2 3, 3 1 थे और मेरा क्या मकसद है कि मैंने इवन करना है। तो इसका मतलब है कि मैंने क्या ऐड करना है, मैं 1 ऐड करूँगी तो पहले 3 है 1, अब 4 हो जाएंगे यानी कि इवन हो जाएंगे। तो इसलिए पैरिटी बिट इसमें आएगी 1। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पास बात आए ऑड पैरिटी डेटा की, तो मेरा क्या पर्पज़ होगा कि मैंने अपने मतलब इस सेंडिंग बिट में नंबर ऑफ़ वंस को रखना है ऑड। क्यों, क्योंकि ऑड पैरिटी डाटा की अभी बात हो रही है। तो देखें इसमें इस वक्त आपके पास कितने 1 हैं, 1 2 3 एंड 4 जो हैं आपके पास वंस हैं, सॉरी 5 हैं। ठीक है, 5 वंस हैं और हम ऑड पैरिटी डाटा की बात कर रहे हैं। तो देखें ऑड पैरिटी में तो हमने जो है वो क्या करना होता है, हमने आपके पास नंबर ऑफ़ वंस ऑड रखने होते हैं। तो देखें ये तो पहले से ऑड हैं, तो अगर मैं यहाँ पैरिटी बिट 1 लगा दूँ तो फिर तो टोटल 6 हो जाएंगे और मैं तो ऑड पैरिटी अचीव नहीं कर सकूँगी। इसलिए यहाँ पे आपने पैरिटी बिट लगा दी 0। इससे क्या फ़ायदा हुआ कि भाई हम ऑड पैरिटी डेटा के साथ डील कर रहे थे और ऑड पैरिटी में आपने जो है वो अपने सेंडिंग बिट में जो है टोटल नंबर ऑफ़ वंस जो है ना उनको रखना होता है ऑड। तो मैंने देखा कि पहले से क्या ऑड है, अगर ऑड हैं तो आपने पैरिटी बिट 0 लगानी है और फिर आपने देखना है कि क्या पहले से ऑड नहीं है, अगर नहीं है तो आपने 1 और ऐड कर देना है, तो जाहिर सी बात है कि वो खुद से ऑड बन जाएगा। ठीक है, ये तो बात हो गई पैरिटी बिट और पैरिटी चेकिंग की। अब क्योंकि ऑलमोस्ट हर चीज़ में कोई ना कोई लिमिटेशंस होती हैं, कोई उसकी कॉन्सिक्वेंसेस, कोई ड्रॉबैक्स या कुछ शॉर्टकमिंग्स उसकी होती हैं, तो पैरिटी चेकिंग का शॉर्टकमिंग ये है कि ये सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, मल्टीपल एरर्स को इकट्ठा डिटेक्ट नहीं कर सकता। क्या लिमिटेशन है पैरिटी चेकिंग की कि ये सिंगल बिट को, सिंगल एरर को तो ठीक है, तो इसकी ये लिमिटेशन है कि अगर सिंगल एरर बिट हो आपके पास तो उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, अगर मल्टीपल एरर्स हैं तो नहीं किया जा सकता। अब इसकी मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो देखें, समझ लें आपके पास ओरिजिनल डेटा था ये, ठीक है, और ये मोस्टली जो है वो इवन पैरिटी के साथ डील कर रहा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें कि नंबर ऑफ़ 1 थे आपके पास, 1 2 3, 3 वंस थे आपके पास। अब हम इवन पैरिटी के साथ फ़िलहाल डील कर रहे हैं, तो मैंने इवन बनाना था वंस को, तो मैंने साथ पैरिटी बिट लगा दी 1। ठीक हो गया।
तो अब मेरे पास जो है वो आपके पास ये डेटा बन गया जो सेंडिंग बिट होगी। अब अगर फॉर एग्जांपल रिसीवर तक पहुंचते पहुंचते मीडियम से गुजरते गुजरते आपके पास ये सीन बन जाता है कि देखें इसमें नंबर ऑफ़ वंस पहले कितने थे, 1 2 3 4 5 वंस थे और इवन पैरिटी के साथ डील कर रहे हैं, तो 6 बनाने के चक्कर में हमने 1 और ऐड कर दिया। तो अब देखा जाए तो हम कहें कि भाई हमने तो ओरिजिनल डेटा में भी इवन पैरिटी अचीव कर ली थी, अब जो रिसीव हो रहा है या जो इनकरेक्ट हो गया है वो बज़ाहिर हमें तो करेक्ट ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इवन नंबर बनाने थे वो हमने बना लिए वंस के। लेकिन अब फ़र्क क्या पड़ा कि देखें, अगर आप इस सीक्वेंस को गौर से देखें कि ये था 1 0 0 1 0 0 0 1 और यहाँ पे ये कम्प्लीटली जो है वो चेंज हो गया। और तो यहाँ पे भी इवन पैरिटी बना ली हमने अपने हिसाब से और यहाँ पे भी, लेकिन वो डेटा तो इनकरेक्ट था, वो तो 2 से ज़्यादा बिट्स जो हैं वो रिप्लेस हुई थी, मतलब 1 से ज़्यादा। तो यहाँ पे पैरिटी चेकिंग का हमें ड्रॉबैक पता चला कि ये तो इसकी लिमिटेशन है कि ये सिर्फ सिंगल बिट एरर को डिटेक्ट कर सकता है, राइट। तो फिर नीड फील हुई कि कोई ऑल्टरनेटिव भी आना चाहिए एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। लेकिन क्योंकि कोई भी सिस्टम या कोई भी चीज़ 100% आइडियल नहीं होती, तो हर चीज़ का कोई ना कोई जो है वो ओवरहेड होता है, ठीक है। अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन का साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो ट्रांसमिशन का ओवरहेड हो जाएगा, यानी कि ट्रांसमिशन कॉस्ट इफ़ेक्टिव वगैरह नहीं रहेगी। इसी तरह अगर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी के साथ डील करते हैं या उसको इन्हेंस करते हैं, उसको ज़्यादा करते हैं, तो आपका कंप्यूटेशनल ओवरहेड आ जाएगा। इसी तरह से अगर नंबर ऑफ़ बिट एरर्स को हम इसी तरह चेंज करते हैं तो फिर जितने अच्छे से हम एरर्स को डिटेक्ट कर पा रहे हैं उसकी एफिशिएंसी चेंज हो जाएगी, राइट। ये तो था दैट वाज ऑल अबाउट पैरिटी चेकिंग। और फिर उसके बाद हमने देखा कि ऑल्टरनेटिव्स उसके क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं पैरिटी बिट चेकिंग की, राइट। अब बात हम करते हैं चेकसम की। चेकसम जो है वो बेसिकली एक प्रोसीजर है एरर्स को डिटेक्ट करने का। किन एरर्स को डिटेक्ट करने का कि जब हम बिट्स की फॉर्म में डेटा को सेंड कर रहे होते हैं सेंडिंग कंप्यूटर से रिसीविंग की तरफ, तो अगर उसमें कोई इनकरेक्ट डेटा सेंड हो जाए या कोई ना कोई बिट्स डिस्कार्ड हो जाए तो उसको हम कैसे डिटेक्ट करें और फिर उसको कैसे करेक्ट करें। तो ये बेसिकली हमारा मोटिव है, ये हमने अचीव करना है। कैसे करना है? चेकसम के ज़रिए से। इस चेकसम में क्या करते हैं कि जो हमने डेटा सेंड करना होता है ना, उसको पहले सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स की तरह बना लेते हैं और फिर जैसे मैथ्स में सम कैलकुलेट करते हैं ना, अरिथमेटिक सम, वैसे ही उसका कैलकुलेट करते हैं और फिर बाद में कोई ना कोई उसमें बिट्स ऐड कर देते हैं। क्या मैंने आपको बताया, जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड मैंने सेंड करना है, तो हेलो वर्ल्ड को मैं पहले सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स कंसिडर करूँगी, यानी कि हर किसी का कोई ना कोई इंटीजर जैसे स्पेसिफाई किया हुआ है, एज का 48, ई का 65, तो यहाँ पे आपने इंटीजर्स के सीक्वेंस के तौर पे इसको ट्रीट करना है। और फिर इन सब का मतलब देखें 48 65, फिर नेक्स्ट है 6C 6C, फिर 6F 20, फिर 77 6F, 72 6C, 64 2E। तो इन सब को आपने अरिथमेटिकली जो है वो सम ले लेना है। और फिर उसके बाद हमने इसमें कोई कैरी बिट्स, जैसे पैरिटी चेकिंग में हमने पैरिटी बिट ऐड की थी ना 0 या 1, तो इसी तरह हमने इसमें कैरी बिट्स जो हैं वो ऐड करनी है, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम फिर देखेंगे कि रिसीविंग एंड पे जो रिसीव हुआ है क्या वो उस चेकसम की वैल्यू के साथ मैच कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इस तरह जो है वो हम चेकसम इजीली परफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं तो जैसे देखें ये डेटा जो है बाइनरी में आपके पास था। अब यहाँ पे मैं आपको मैं यहाँ पे ये मान के चल रही हूँ कि आपको बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी में करना आता है। अब जैसे ये 0 0 0 1 है तो 2 रेज़ टू पावर 0, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे चेकसम वैल्यू आ गई 1। इस तरह ये 0 1 है तो ये 2 रेज़ टू पावर 0 था, 1 बन गया, और ये 2 रेज़ टू पावर 1 था तो 2 बन गया, तो 2 + 1। ओ सॉरी, यहाँ पे आपके पास ये 0 है ना, तो मतलब यहाँ इसकी वैल्यू तो आपने काउंट नहीं करनी, तो ये 2 रेज़ टू पावर 1 था ना तो इसकी वैल्यू 2 आ गई। इसी तरह ये 2 रेज़ टू पावर 0 1 था और ये 2 रेज़ टू पावर 1 2 था, तो 2 + 1 3। तो मतलब इस तरह से अब देखें हर किसी की चेकसम वैल्यू तो आपने कर ली फाइंड, और टोटल जब निकाला तो 7। अब यही डेटा यहाँ पे अब देखें ये तो था 1 2 3 1 और ये है 3 0 1 3, लेकिन इसका भी सम आपके पास 7 आ रहा है और ये भी 7 सम आ रहा है। तो यहाँ से सेंडिंग कंप्यूटर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये वाला डेटा भेजेगा, ठीक है, तो और रिसीविंग कंप्यूटर जो है वो ये वाला रिसीव कर लेगा, तो वो दोनों तो ये मान के चलेंगे कि इसका टोटल मेरे पास 7 बन रहा है चेकसम का और इसका भी 7 आ गया। तो मतलब बज़ाहिर तो यही लगेगा ना कि चेकसम लाइक दोनों की वैल्यू सेम है, लेकिन इसका यही चेकसम का आपके पास ड्रॉबैक है कि
समटाइम्स क्या होता है कि वैल्यूज़ सेम आ जाती हैं, लेकिन असल में जो उसका लाइक बैक एंड पे या बैकिंग स्टोर में आपके पास डेटा होता है ना, वो तो चेंज हुआ होता है। ठीक है, तो ये था सारा कुछ चेकसम के बारे में। अब हम बात करते हैं साइक्लिक रिडंडेंसी चेक की। अब साइक्लिक रिडंडेंसी चेक जो है एब्रीविएशन है CRC। अब इसमें बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो हमने डेटा सेंड करना होता है ना, उसको हम किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के तौर पे कंसीडर करते हैं। पॉलिनोमियल वही जो मतलब आपके पास फॉर एग्जांपल x² x³ इस तरह वाली जो आपके पास रैशनल वैल्यूज़ होती हैं, तो किसी पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के तौर पे कंसीडर करना है उस पूरे डेटा के मैसेज के डेटा को, और फिर उसको किसी नॉन पॉलिनोमियल कोई फिक्स्ड वैल्यू से आपने डिवाइड कर देना है। जो आंसर आएगा उसको एक साइक्लिक रिडंडेंसी चेक के अंदर भेज देना है, और फिर हमें पता चल जाएगा कि क्या चेक्स हैं, मतलब क्या एरर हैं और क्या नहीं है। अब जो मैंने आपको कहा कि भाई जो रिमाइंडर आएगा डिवीजन का उसको CRC में भेज देना है, तो CRC असल में क्या है, ये कॉम्बिनेशन है। किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है आपके पास, ये दो कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है। किन कंपोनेंट्स का, आपके पास एक है शिफ्ट रजिस्टर और एक है एक्सक्लूसिव और, यानी कि XOR यूनिट इसको कहते हैं। तो अब देखें ये यहाँ पे जो है ना, आपको एक ये शिफ्ट रजिस्टर साथ नज़र आ रहा है, और उसके अलावा XOR रजिस्टर में देखें ये क्या कर रहा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास XOR में क्या होता है कि जब आपके पास कुछ चीज़ एक्सक्लूसिव होगी ना इनपुट में, जैसे चेंज होगी एक दूसरे से, तो आउटपुट आपके पास 1 आएगी, और अगर सेम सेम होगी यानी कि एक्सक्लूसिव नहीं होगी तो आपके पास आउटपुट 0 आएगी। और अगर हम इंग्लिश के सिनेरियो से भी बात करें तो एक्सक्लूसिव हम इसी को कहते हैं ना कि कोई बहुत चीज़ डायनामिक हो, चेंज हो आपस में एक दूसरे से, तो एक्सक्लूसिव और भी बेसिकली यही करता है। और गेट से जो है वो चेंज है एक्सक्लूसिव, और वो क्या करता है, वो देखता है कि जब कोई इनपुट्स आपस में एक्सक्लूसिव हों, चेंज हों, तो मैं आउटपुट दूंगा 1 कि हाँ भाई ठीक है एक्सक्लूसिव है। और अगर तो सेम सेम ही मुझे इनपुट्स मिल रही हैं, चाहे वो 0 हैं या चाहे वो 1 है, तो फिर वो अपनी आउटपुट जो है वो 0 ही रखेगा। ठीक है, तो जैसे देखें यहाँ पे 0 1 था तो उसने आउटपुट दी 1, क्यों, क्योंकि बोथ द इनपुट्स वर एक्सक्लूसिव। इसी तरह 1 0 एक्सक्लूसिव थी, चेंज थी एक दूसरे से, डायनामिक थी। 1 1 सेम था तो 0 0 0 सेम था तो 0। सो ये बेसिकली जो है वो साइक्लिक रिडंडेंसी चेक है, और इसमें दो हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पे देखें आपको ये दिखाया गया है, यानी कि ये दो इनपुट्स हैं ना और ये आउटपुट। लाइक मैं अगर आपको यहाँ से बताऊँ कि ये A और ये B, ये दोनों ये वाली इनपुट्स हैं, और ये आउटपुट आपके पास आ रही है किसकी, एक्सक्लूसिव और की। अब इसके अलावा यहाँ पे ये जो आपको ये क्रॉस सिंबल वाला नज़र आ रहा है ना, सॉरी ड्राइंग बहुत बुरी हो रही है, तो बताने का मकसद ये है कि ये जो आपको साइन नज़र आ रहा है वो जो है शिफ्ट रजिस्टर की प्रेजेंस जो है वो शो कर रहा है, यानी कि दो हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। शिफ्ट रजिस्टर असल में क्या करता है, दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। पहला फंक्शन है कि वो सारी बिट्स को 0 से सेट कर देता है, 0 से इनिशलाइज करता है। जैसे हम C++ में हम अगर आपने डेव सी के साथ इंटरेक्ट किया हो या वैसे प्रोग्रामिंग का हो आइडिया, तो हम क्या करते हैं कि लाइक वेरिएबल्स को जो है ना वो 0 से इनिशलाइज कर देते हैं। तो इसी तरह शिफ्ट रजिस्टर भी यही काम करता है पहले। और शिफ्ट दूसरा इसका ऑपरेशन है, इसमें क्या करता है, ये सारी बिट्स को शिफ्ट कर देता है किस तरफ, एक साइड लेफ़्ट की तरफ। ठीक है, तो ये सारा था CRC के बारे में। और ठीक है, सो इसमें अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो you are welcomed to drop comment and ask me, and I will answer your questions inshallah. And if you are new to the channel, then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. Thank you.